Class 10 Civics, Chapter number 2, Federalism, continued. Previously, we have discussed some important features of federalism. Now, today I am going to discuss the India as a federal country. India getting independence and its partitions are both a happy and painful event. After the declaration of India's partition, Pakistan becomes an Islamic nation on a very large scale. Muslims from India and Hindus from Pakistan were transferred to new places. In this transfer of large population, many people were killed. Many Indian states were disintegrated and fused in Indian nation. The Indian Constitution declared India an union of a state. This declaration does not carry the word federation, but it is organized and the lines of a federal states. तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भारत किस तरह से संघों का राज्यों के संघों का देश बना। यानी भारत जो है वो एक संघ जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, जिसे हम फेडरल कंट्री के रूप में जानते हैं। भारत, ये हम सबको पता है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। आज़ादी मिलने के बाद एक खुशी का माहौल था। काफ़ी लंबे अरसे की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके साथ ही एक दुखद घटना ये भी थी कि आज़ादी मिलते ही भारत का बंटवारा हुआ। देश का दो भागों में बांटा गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक राष्ट्र बने और इंडिया के इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन होते ही ये पार्टीशन हुआ। पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन के रूप में तब्दील हुआ और ये जब पार्टीशन हो गया तो दोनों ही मुल्कों के बड़ी संख्या में मुस्लिम और हिंदू दोनों ही कौम के लोगों को दो देशों के बीच में आना जाना हुआ, यानी ट्रांसफर्ड हुआ। हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई एक नए देश पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किए गए। बहुत सारे हिंदू को यहाँ भी आना पड़ा। इस तरह से दोनों मुल्कों में जो हिंदू और मुस्लिम का ट्रांसफ़र शुरू हो गया नए जगह में। पाकिस्तान बिल्कुल नया देश बना था और इस तरह से ये आने जाने के क्रम में, लोगों के आने जाने के क्रम में बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थीं और बहुत सारे राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गया था और बहुत सारे राज्य जो है भारत के स्वतंत्र भारत में मिला भी लिए गए थे। इस तरह से ये बड़ा ही दुखद घटना था। पार्टीशन के बाद भारतीय संविधान आखिरकार ये घोषणा किया कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ राज्यों का संघ है। कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और जिससे पूरा सारा देश एक भारत के रूप में अस्तित्व में आया। और ये डिक्लेरेशन जो है वो जिस समय हुआ था, हालांकि उस समय फेडरेशन शब्द जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में इसे फेडरल स्टेट्स के रूप में अंगीकृत कर दिया गया। Originally, the Indian Constitution had made the provision of two-tiered administrative system, parliament and state government. The center had to represent the whole Indian Union. Later on, a third level of tiers of federal administration in the form of panchayats and municipalities were added to it.
Like any other federal system in India, also all the three levels of administration had their report command zones. In the constitution, the legislative rights of centers and state governments have been clearly specified among the three parts. These three schedules are as following. तो हम देखते हैं कि ओरिजिनली भारतीय संविधान में के तहत ऐसा प्रावधान रखा गया कि भारत में 2 लेवल की सरकार होंगी, 2 सरकारें होंगी। प्रशासन का जो स्तर होगा वो 2 लेवल का होगा। शासन 2 तरह से होंगी, एक को सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाएगा, केंद्रीय सरकार, और दूसरे को स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कही जाएगी। दोनों के पावर्स और फंक्शंस को डिफाइन कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही लेवल के गवर्नमेंट को पावर एंड फंक्शन डिफाइन कर दी। सेंटर को कहा गया कि केंद्र की जो सरकार है वो पूरे देश पर उसका शासन होगा, पूरे देश के लोग उसका प्रतिनिधित्व करके एक शासन चलाएंगे। आगे चलकर इन 2 लेवल के सरकारों के अलावे एक तीसरी लेवल की सरकार की भी रचना की गई, जिसे 3rd लेवल ऑफ टायर्स ऑफ फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और ये गाँव में ग्राम पंचायत और शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ जैसे स्थानीय संस्थाएं बनाई गईं, स्थानीय सरकारें बनाई गईं, और इसे बाद में संविधान में जोड़ दिया गया है। जिस तरह से दूसरे फेडरल सिस्टम इंडिया में थी, उसी तरह से अब 3 लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में होने लगे, और इसका सभी स्तर पर अलग अलग पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी शासन सत्ता को विकेंद्रित कर दी गई। भारतीय संविधान में लेजिस्लेटिव राइट्स और एग्जीक्यूटिव राइट्स को भी बांट दिया गया। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो व्यवस्थापिका अधिकार थे, यानी लेजिस्लेटिव जो राइट्स था, वो डिफाइन कर दिया गया और स्पेसिफाइड कर दिया गया। आगे चलकर ये लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकारों के बीच में भी पावर का डिवीज़न कर दिया गया। इस तरह से संविधान में ये 3 सूचियां बनाई गई, जिसे 3 शेड्यूल्स कहा जाता है, और ये इसको 3 लिस्ट भी कहा जाता है। पहले लिस्ट को यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट लिस्ट, और तीसरे को कंकरेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे संविधान में ये जो 3 सूचियां बनाई गई हैं, तो ये 3 सूची के अंतर्गत किस तरह का प्रावधान है। पहला, यूनियन लिस्ट। दिस लिस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी that are the subjects of national interest. The right of making laws for the subject mentioned in the list is to the center only. तो पहला यूनियन लिस्ट के अंतर्गत, यानी केंद्रीय सूची इसे कहते हैं, इस सूची के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और इसके प्रशासन पर भी केंद्रीय सरकार की भूमिका बनाई रखी गई। इसके अंतर्गत डिफेंस यानी रक्षा विभाग, विदेश विभाग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग, करेंसी मुद्रा, ये जो कि नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, इसको केंद्र सूची में डाला गया। यानी इस पर कानून बनाने का हक केवल यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट को माना गया, और इस पर जितनी भी तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रखा गया। यानी ये राष्ट्रीय महत्व के जो सब्जेक्ट हैं, इस पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, ये सारा देख रेख केंद्र सरकार के जिम्मे रखा गया। दूसरा है स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के तहत द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ पुलिस, ट्रेड,
commerce, agriculture, irrigation, etc. that are the states and local importance. Only the state government can make rules about the matters include the state list. दूसरा राज्य सूची के नाम से जाना जाता है। इस राज्य सूची के तहत राजकीय स्तर के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो रखे गए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, व्यापार, वाणिज्य व्यापार, कृषि, सिंचाई। ये मुख्य रूप से विषय राज्य सरकार के तहत रखे गए। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को दी गई। ये लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट माने जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इस पर अपना पूरा प्रशासन रखेगी और इस पर कानून बनाएगी, ऐसा अधिकार स्टेट लिस्ट के तहत दिया गया। और तीसरा लिस्ट संविधान में जोड़ा गया, जिसे कंकरेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। द कंसर्न लिस्ट हैज सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर, मैरिज, inheritance and other such issues that are important for the center as well as the state government simultaneously. If ever there is a clash between the laws formed by the state and the center, then the laws of the centers gets acceptance. Those subjects that do not occur in any three lists are automatically considered under the union list as a residuary subject. तो तीसरा लिस्ट, जिसे समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है, ये कुछ ऐसे विषय इसमें आते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अंतर्गत शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, श्रम और विवाह और पैतृक संपत्ति से संबंधित जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये पावर दिया गया कि दोनों ही इस पर अपना कानून बना सकते हैं। अगर कानून बनाते वक्त किसी तरह का विवाद पैदा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही इसमें इम्पोर्टेंस रखा जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसकी एक्सेप्टेंस किया जाएगा, इसकी स्वीकृति मानी जाएगी। और जो सब्जेक्ट ये दोनों ही लिस्ट में नहीं है, यानी स्टेट और सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे छूट गए हैं, तो वैसे सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अपना कानून बनाती है। इस तरह से ये तीन सूचियां भारतीय संविधान में बनाए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शासन करना होता है। ये दोनों ही सरकार संविधान के जो प्रावधान है उसी के तहत उस पर कानून बना सकती है और उस पर शासन कर सकती है। All states in Indian Union also do not have a equal power. Some states in the country enjoy special status. Jammu Kashmir is the only state is India which has its own constitution. Many provisions of the Indian constitution cannot be implemented here without the state assembly's approval. Besides, the permanent residents of the states, no one can buy a land or house here. Some other states of India also have similar species provisions made for them. इस तरह से राज्यों और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो बांट दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों को बराबर या समान रूप से पावर नहीं दिए गए थे। ये जम्मू कश्मीर में ख़ास व्यवस्था थी, स्पेशल स्टेटस माना जाता था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा ही राज्य था जिसमें उसकी अपनी संविधान थी, यानी भारतीय संविधान उस पर लागू नहीं होता था और बहुत सारे प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो वहाँ के लिए लागू नहीं था। जब तक वहाँ का स्टेट असेंबली इसको अप्रूवल नहीं देता था तब तक वो लागू नहीं हो सकता था। हालांकि ये व्यवस्था अब समाप्त हो गई है, धारा 370 समाप्त कर दिया गया और वो यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। अब ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, एक संघ शासित प्रदेश के रूप में वो अब कार्यरत है और वहाँ अब भारतीय संविधान के अनुसार शासन होते हैं। और इस तरह से वहाँ कश्मीर में बहुत सारी व्यवस्थाएं थीं, जैसे कश्मीर में कोई बाहरी लोग वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं बना सकते थे,
और बहुत सारे ऐसे कानून थे जिस पर हिंदुस्तान के कानून उस पर लागू नहीं होते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। Assembly's approval, besides the permanent residence of the states, no one can buy the lord or house here. Some other states of India have also similar species provisions made for them. तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में एक अलग व्यवस्था थी और अब ये व्यवस्था भी समाप्त हो गया है। तो इस तरह से कहा जाता है कि सभी राज्यों में समान रूप से ये पावर्स नहीं थे। Some units include India in Indian Union have been given very limited powers. These are the small areas that could not get the status of a state because of their too small size. It is also not possible to merge them with any other states. भारत का कुछ राज्य ऐसा है जो कि अब पूरी तरह से वो राज्य का दर्जा भी उसे नहीं मिला है। उसके पावर बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ही सीमित शक्तियाँ उसे है। कुछ राज्य जो है बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि किसी दूसरे राज्य में मिलाया नहीं जा सकता और न ही उसको अपना एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल सके। और ये संभव नहीं है कि वो पूरी तरह से राज्य का दर्जा दिया जा सके। चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, पुडुचेरी ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। ये सारे राज्य जो हैं वो इतने छोटे हैं कि इन्हें राज्य का पूर्ण दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। Now we will continue the next lecture, running of the federal government. Till then, thank you.